हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नेहा योर स्टडी गाइड। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो टॉपिक जो आज हम कर रहे हैं वो है क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 6 स्टाफिंग प्रोसेस। स्टाफिंग चैप्टर कर रहे थे जिसमें हम स्टाफिंग प्रोसेस ऑलरेडी थोड़ा पढ़ चुके हैं। ठीक है, स्टाफिंग प्रोसेस में हमने क्या पढ़ा था कि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में होता है वो एक स्टाफिंग प्रोसेस फॉलो करती है। लेकिन जिन ऑर्गेनाइजेशन में HRMD ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट नहीं होता है वो थोड़ा सा अलग जो है स्टाफिंग प्रोसेस फॉलो करती है। ठीक है, अब जिस ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होता है उसका स्टाफिंग प्रोसेस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने 5 स्टेप्स जो है पढ़े थे। कौन कौन से 5 स्टेप हमने पढ़े थे? एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। गाइस, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो एस्टिमेटिंग, अब जिस ऑर्गेनाइजेशन में HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट नहीं होता है वो अलग, उसका प्रोसेस क्या होता है? अलग कुछ नहीं होता है गाइस कि इस 5 स्टेप्स के अलावा कुछ 3 स्टेप और हैं जो वो ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है, जैसे कि परफॉर्मेंस अप्रेजल। कुछ एक्स्ट्रा 3 स्टेप्स है जो वो फॉलो करती है, प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग एंड कंपनसेशन। ठीक है, वो ये स्टेप फॉलो तो करेगी ही करेगी जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जिसमें है वो फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ऑलरेडी 5 स्टेप हम लोग पढ़ चुके हैं। बेसिक जो हमारे नॉर्मल हमारे जो स्टाफिंग प्रोसेस के एक बेसिक हमारे 5 स्टेप थे जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होता है वो भी फॉलो करता है, जो नहीं होता वो भी फॉलो करता है। ठीक है, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में होता है। तो एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट में हमने क्या पढ़ा था कि भाई फाइंड आउट करना कितने नंबर एंड किस टाइप ऑफ एम्प्लॉय की जरूरत होती है ऑर्गेनाइजेशन में। टाइप ऑफ एम्प्लॉय मतलब उसकी क्या क्वालिफिकेशन, क्या उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड होना चाहिए है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? रिक्रूटमेंट पढ़ा था कि भाई लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में इनवाइट करना। ठीक है, लोगों को कि भाई आओ हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए अप्लाई करो। ठीक है, अब वो इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी। इंटरनल मतलब अंदर ही अंदर जो है एम्प्लॉयज का ट्रांसफर कर देना। ठीक है, अगर ज्यादा है तो उन्हें रिमूव कर देना, कम है तो जो है अंदर ही अंदर लोगों को ट्रांसफर करके एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच या एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करके जो है आप एम्प्लॉयज का कर सकते हो जो भी रिक्वायरमेंट होता है एम्प्लॉयज की जहाँ भी जरूरत होती है। ठीक है, और एक्सटर्नल कैसे करते हैं? एडवर्टीजमेंट्स वगैरह के थ्रू जो है हम लोग लोगों को बुलाते हैं कि आओ, और हमारे कैंडिडेट्स को इन्वाइट करते हैं कि आओ और हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए अप्लाई करो। थर्ड प्रोसेस क्या था हमारा? सिलेक्शन करना। ठीक है, जितने भी कैंडिडेट्स आए हैं जॉब में अप्लाई करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन में जॉब एप्लीकेशन के लिए आए हैं, उसमें से मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट को क्या करना? सेलेक्ट करना। उसके बाद प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट मतलब जिस भी जॉब पोजीशन के लिए उसे सेलेक्ट किया गया है कैंडिडेट को, उसे वो जॉब पोजीशन दे देना। और ओरिएंटेशन क्या होता है? उसे जो है जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके साथ उसका इंट्रोडक्शन कराना। और नेक्स्ट स्टेप हमने क्या पढ़ा था? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। उन्हें टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देना ताकि वो अपनी स्किल्स को जो है अच्छे से और डेवलप कर सके और टॉप पे रीच कर सके। ठीक है, अब in most of the large scale organization there is a separate human resource department। जो large scale organization होती हैं उनमें अपना separate human resource department होता है which performs staffing function, जो staffing function perform करता है। बट इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन द लाइन मैनेजर्स ओनली परफॉर्म ऑल द फंक्शन। लेकिन जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में जो लाइन मैनेजर होते हैं वही स्टाफिंग फंक्शन, सारे फंक्शन जो है वही परफॉर्म करते हैं। ठीक है, कोई भी फंक्शन हो वही परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ पे जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है वो खाली स्टाफिंग फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, लेकिन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में जो लाइन मैनेजर्स होते हैं उन्हें सारे फंक्शन जितने भी होते हैं मैनेजमेंट के वो सारे परफॉर्म करने पड़ते हैं। सो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन इन विच देयर इज नो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट इंक्लूड फॉलोइंग स्टेप्स आल्सो इन द स्टाफिंग प्रोसेस। तो स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसमें ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट नहीं होता, एक अलग से डिपार्टमेंट नहीं होता है जो स्टाफिंग प्रोसेस फॉलो करे, उसी मैनेजर को सारे फंक्शन परफॉर्म करने हैं लाइन मैनेजर को, तो वो कुछ स्टेप और हैं जो है अपने स्टाफिंग प्रोसेस में फॉलो करता है। जैसे कि सबसे पहला क्या है? परफॉर्मेंस अप्रेजल। After taking training and performance, the job for sometimes there is need that employees perform is must be evaluated. ट्रेनिंग हो गई है
ठीक है, अब उसकी परफॉर्मेंस को क्या करना है, इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट करना है मतलब चेक करना है कि भाई एम्प्लॉय अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है भाई, पहले चेक कर लिया कि भाई एम्प्लॉय, कितने एम्प्लॉयज की जरूरत है, उनको रिक्रूटमेंट उन्हें अप्लाई करने के लिए जो है इनवाइट कर लिया कि भाई आओ जॉब के लिए अप्लाई करो, उसमें से मोस्ट सुटेबल को जो है कैंडिडेट को सेलेक्ट भी कर लिया। ठीक है, उसको उसकी जॉब पोजीशन भी दे दी, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से मिलवा भी दिया और उसको ट्रेनिंग भी दे दी। ठीक है, अब अपना काम शुरू कर चुका है। अब काम शुरू तो कर लिया, लेकिन उसके टाइम टू टाइम उसकी परफॉर्मेंस को, उसके काम को इवैल्यूएट करने की भी जरूरत होती है कि भाई अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। Performance appraisal refers to evaluating the performance of employees against some standards. ऑलरेडी कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए गए होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जिनके साथ कंपेयर करके जो है चेक किया जाता है कि हाँ भाई ये अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। द स्टैंडर्ड्स आर मेड नोन टू एम्प्लॉयज इन एडवांस, और वो स्टैंडर्ड क्या है जिससे उनको कंपेयर किया जाएगा, वो ऑलरेडी उनको एडवांस में बता दिया जाता है। यहाँ पे अब एक एम्प्लॉय है, ठीक है, जॉब पे लगा है, फॉर से कि एक फैक्ट्री में एक एम्प्लॉय जॉब पे लगा है, जिसे जो है 10 यूनिट्स डेली की प्रिपेयर करके देनी है। मे बी वो कुछ भी गुड जो है प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है, एंड इट्स अ हैंडमेड गुड। ठीक है, तो उसे दिन की 10 यूनिट्स जो है प्रिपेयर करके देनी ही देनी है। अब वो काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब वो किसी दिन 11 यूनिट्स प्रिपेयर कर रहा है, किसी दिन 10 यूनिट्स प्रिपेयर कर रहा है, किसी दिन 9 यूनिट्स प्रिपेयर कर रहा है, किसी दिन कितनी यूनिट्स प्रिपेयर कर रहा है। ठीक है, अब इस बेसिस पे क्या कर रहा है, स्टैंडर्ड क्या है 10 यूनिट्स का। ठीक है, अब परफॉर्मेंस चेक किया जाएगा कि वो स्टैंडर्ड के हिसाब से कैसा काम कर रहा है, अच्छा कर रहा है, स्टैंडर्ड के हिसाब से कर रहा है या कम कर रहा है। भी कुछ एम्प्लॉयज होते हैं जो सिर्फ 6 यूनिट्स या 7 यूनिट्स ही प्रिपेयर कर रहे हैं, स्टैंडर्ड है 10 यूनिट्स का। ठीक है, तो इवैल्यूएट किया जाता है कि भाई या तो उन्हें और ट्रेनिंग की जरूरत है, ठीक है, या उन्हें काम समझ में नहीं आया, कुछ ना कुछ तो रीजन होगा कि वो स्टैंडर्ड के हिसाब से काम नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पाए, वो चीज चेक करना जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑब्जेक्टिव है उस पर अफेक्ट आएगा। सुपीरियर प्रिपेयर अ फीडबैक रिपोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। सुपीरियर क्या करता है, फीडबैक रिपोर्ट बनाता है, ठीक है, परफॉर्मेंस अप्रेजल के बेसिस पे, जो भी परफॉर्मेंस एम्प्लॉय कर रहा है उसके बेसिस पे एक फीडबैक रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है। तो ये था हमारा नेक्स्ट स्टेप, दैट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रिपेयर करना। ठीक है, एक फीडबैक रिपोर्ट प्रिपेयर करना एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के बेसिस पे। नेक्स्ट आता है प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। प्रमोशन रेफर्स टू बीइंग प्लेस्ड एट अ हायर जॉब पोजीशन विद मोर पे, जॉब सेटिस्फैक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रमोशन सबको पता है, प्रमोशन का मतलब क्या होता है कि जिस जॉब पोजीशन पे आप हो उससे ऊपर जॉब पोजीशन पे आपको जो है जॉब मिल रही है। ठीक है, आप इस टाइम पे जिस भी जॉब पोजीशन पे काम कर रहे हो उससे अपर लेवल की जो है आपको जॉब पोजीशन मिल रही है, जिसमें आपको सैलरी भी ज्यादा मिलेगी, पे ज्यादा मिलेगी, जॉब सेटिस्फैक्शन भी होगी। क्योंकि प्रमोशन तभी मिलता है जब एक एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा होता है, उसके मैनेजर या उसके जो सीनियर्स है वो उससे खुश होते हैं उसके काम से, तभी उसे प्रमोशन दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं जॉब सेटिस्फैक्शन भी आएगा। अब जॉब पोजीशन बढ़ रही है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कहीं ना कहीं इंक्रीज होगी। Generally, on the basis of feedback report of employees' performance, they are given promotion and opportunities for higher job position. जो performance appraisal तैयार होता है, ठीक है, जो एक feedback report तैयार होती है, उसके basis पे ही जो है किसको promotion मिलेगा, किसको वो opportunity मिलेगी, वो डिसाइड किया जाता है। क्योंकि जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसी को ही प्रमोशन दिया जाएगा, जो ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है उसे प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है कंपनसेशन। इट रेफर्स टू प्राइस ऑफ द जॉब। ठीक है, इट इंक्लूड पेज, रिवॉर्ड्स एंड अदर इंसेंटिव्स गिवन टू एम्प्लॉयज। ठीक है, अब कंपनसेशन देना। ठीक है, परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट तैयार हो गई है, परफॉर्मेंस अप्रेजल तैयार हो गया, फीडबैक रिपोर्ट तैयार हो गई, प्रमोशन के लिए भी हो गया, किसको प्रमोशन मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। ठीक है, अब कंपनसेशन देना। कंपनसेशन देना मतलब रिवॉर्ड देना। जो ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज अच्छा काम करते हैं उनको रिवॉर्ड दिए जाते हैं, इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, जैसे कि बोनस वगैरह दिया जाता है। ठीक है, इट इंक्लूड डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट पेमेंट। दो तरीके से पेमेंट यहाँ पे इंक्लूड होती है कंपनसेशन में। फर्स्ट इज डायरेक्ट, सेकेंड इज इनडायरेक्ट। डायरेक्ट तो मतलब जो आपको मिलेगी ही मिलेगी, दैट इज अ वेजेस, सैलरी एक्सेट्रा। और इनडायरेक्ट पेमेंट लाइक मेडिकल फैसिलिटी और इंश्योरेंस फैसिलिटी। काफी सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो अपने एम्प्लॉयज को मेडिकल फैसिलिटी, इंश्योरेंस फैसिलिटी जो है प्रोवाइड कराती है। ये हमारी इनडायरेक्ट पेमेंट्स है। और डायरेक्ट जो वेजेस एंड सैलरी जो हमें मिलती है। डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट्स आर ऑफ टू टाइप।
डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट दो तरह की होती है। पहली होती है टाइम बेस्ड पेमेंट और सेकंड होती है परफॉर्मेंस बेस्ड। ठीक है, दो तरीके से वेजेस या सैलरी जो है ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय को पे करती है। पहली होती है टाइम बेस्ड। टाइम बेस्ड मतलब टाइम के हिसाब से, मंथली, वीकली, ठीक है, किस हिसाब से जो है आपको पेमेंट मिलने वाली है। आपको पता है कि हाँ भाई इस डेट पे जो है मुझे मेरी सैलरी मिलेगी। ठीक है, वो कुछ भी हो सकती है, वीकली है, मंथली है, किसी किसी को डेली भी मिलती है। ठीक है, डेली काम करते हैं, डेली पैसे कमाते हैं। ठीक है, और परफॉर्मेंस बेस्ड होती हैं जनरली। ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस बेस्ड जो पेमेंट होती है वो भी जो है करती है। क्यों? ताकि एक एम्प्लॉय मोटिवेट हो। अब यहाँ पे परफॉर्मेंस बेस्ड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक सेट कर दो। ठीक है, कि अगर आप जितनी यूनिट आप प्रिपेयर करोगे, आप वो पर यूनिट का हिसाब जो है, पर यूनिट या पर गुड कुछ भी कह लो, ठीक है, पर यूनिट पर गुड कुछ भी कह लो, उसके हिसाब से सेट कर देती है कि इस मतलब एक यूनिट प्रिपेयर करोगे तो आपको 10 रुपीज, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि पर यूनिट पे 10 रुपीज जो है आपको मिलेंगे। ठीक है, आपकी मर्जी है कितने यूनिट बनाओ। ठीक है, आपको फुल टू छूट, आप कितनी भी यूनिट बनाओ, एक यूनिट का आपको 10 रुपए मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, अब एम्प्लॉय क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा यूनिट बनाने के प्रिपेयर करेगा। एक मैनेजर को पता है कि भाई हार्डली एक पर्सन ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेगा, भाई 10 to 12 जो है पर यूनिट प्रिपेयर करके मुझे दे देगा, जो मेरे लिए ठीक है। ठीक है, इतना तो है नहीं कि वो एक दिन में 100 या 150 ही बना जाएगा। ठीक है, अगर हैंडमेड है या सब और मशीन मेड है तो वो अलग उसका होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे पर यूनिट का एक कर दिया, तो यहाँ पे एम्प्लॉय क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा यूनिट प्रिपेयर करने की कोशिश करेगा ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा पेमेंट मिले, ज्यादा ज्यादा सैलरी या वेज उसको मिले, डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे या वीकली, कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है, तो ये होता है परफॉर्मेंस। जैसा आप परफॉर्मेंस करोगे, जितनी यूनिट्स प्रिपेयर करके दोगे, उतनी आपको सैलरी मिलेगी या वेज मिलेगा। ठीक है गाइज, तो ये था परफॉर्मेंस बेस्ड जो है सिस्टम। ठीक है, अब कुछ ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं कि डायरेक्ट वेजेस और सैलरी को जो है कंबाइन करती है कुछ इंसेंटिव्स के साथ। ठीक है, कि कभी कभी बोनस दे देती है, जैसे दिवाली के टाइम पे और टाइम पे ना डायरेक्ट पेमेंट में भाई आपको वेजेस सैलरी तो मिल ही रही है, साथ में थोड़े इंसेंटिव्स भी दे देती है, जैसे कि बोनस दे देती है, कोई कमीशन दे देती है कि भाई आपने कोई और काम करके दिया है तो। ठीक है, अब जब ऑर्गेनाइजेशन ये वेजेस और ये सैलरी, ठीक है, डिसाइड कर रही है कि हाँ भाई इस पर्सन को, हर एक पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन के हिसाब से सैलरी होती है, हर एक एम्प्लॉय की सैलरी सेम नहीं हो सकती है। जब जॉब पोजीशन अलग है, उनके काम अलग हैं, तो उनकी सैलरी भी अलग अलग होती है, जो उनकी जॉब पोजीशन उनकी क्वालिफिकेशन के ऊपर बेस होती है। ठीक है, तो जब वो डिसाइड की जाती हैं तो कुछ चीजें ध्यान में रखी जाती हैं बाय द ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि मिनिमम वेज सैलरी। ठीक है, जो हमारी गवर्नमेंट का एक एक्ट बना हुआ है कि भाई मिनिमम वेज पेमेंट एक्ट है कि भाई इतनी वेज तो भाई आपको देनी ही देनी पड़ेगी अपनी लेबर को। ठीक है, यूनियन पॉलिसी क्या है, कॉम्पिटिटर्स की पॉलिसी क्या है, बहुत सारी पॉलिसीज और एक्ट बने हुए हैं जिनको ध्यान में रखते हुए ही वेजेस सैलरीज को जो है फिक्स किया जाता है कि भाई कॉम्पिटिटर कहीं ज्यादा तो नहीं पे कर रहा है, हम कम पे करेंगे तो एम्प्लॉयज वहां जाके काम करना ज्यादा प्रेफर करेंगे। ठीक है, मिनिमम वेज क्या है, अब वो मिनिमम वेज भी ऑर्गेनाइजेशन की जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसके ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है गाइज, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने जो है स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन क्या एक्स्ट्रा स्टेप्स हैं कुछ जो परफॉर्म करती हैं स्टाफिंग प्रोसेस में, वो हमने देखे। पहला था परफॉर्मेंस अप्रेजल, एक फीडबैक रिपोर्ट तैयार करना, उसी बेसिस पे प्रमोशन देना। ठीक है, और थर्ड इज कंपनसेशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पेमेंट करना एम्प्लॉयज को। आई होप गाइस कि आपको अच्छा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज उसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मैं इस चैप्टर से जो और वीडियो है बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगी। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।